भी है तो उसमें परिवार की अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं, अपनी व्यस्तताएं रहती हैं। उसमें से आप आए और 2 घंटे के इस कार्यक्रम में आपने अपना समय लगाया तो मैं इसकी महत्व को समझ सकता हूँ। मंचासीन जो हमारे वक्ता रहे, अतिथि रहे, हरीश जी, हर्षवर्धन जी और रुपेश जी, आपने सबके विचार सुने। डेफिनेटली वो विचार जो जिस तरीके से डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया या पॉलिसी के विषय में बताया, उस चीज़ को हम आगे लेकर जाएंगे और बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिला। और जो उनके द्वारा बोला गया आगे भी हम उसको अगर विभिन्न क्षेत्रों में या नेट के माध्यम से ढूंढेंगे तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा, जिसको हम आगे लेके जा सकते हैं। 1 मिनट में जो मैं एक विषय समाप्त कर रहा हूं कि भारत में आर्थिक क्षेत्र की प्रगति के माध्यम से 2047 में जो अपने देश को हम विकसित इकोनॉमी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें व्यक्तियों की, हम सब बैठे यहाँ व्यक्तियों की भी विचारधारा में एक बड़ा परिवर्तन आया है। मैं अगर उसमें अपना एग्जाम्पल दूं, 87 में जब मैं इंटर कर रहा था तो माँ बाप का एक सूत्र ही कार्यक्रम था, इंजीनियरिंग करनी है और उसके बाद सरकारी नौकरी करनी है। कभी इस बात के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं थी, कोई व्यवसाय करना है और कुछ व्यवसाय उत्पन्न भी करने हैं। लेकिन पिछले 25-30 साल का परिवर्तन देखिए कि आज माँ बापों का पहला अपना मोटिवेशन बच्चों के लिए होता है कि आपको कोई स्टार्टअप चलाना है, आपको भी नौकरी करने के बजाय नौकरी पैदा करना है। ये समाज का इतना बड़ा परिवर्तन है कि जो निश्चित रूप से हमें 2047 में एक उन्नत इकोनॉमी की तरफ बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा। अंत में उसके लिए एडवांस विचार के मूल में है। हिंदू विचार सभी प्राणियों में एक ही दिव्य शक्ति का वास मानता है। वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वत्र संभाव जैसे विचार यह दिखाते हैं कि यह कोई संकीर्ण समानता न होकर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त समानता है। रामायण एवं महाभारत काल के ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो समानता का संदेश देते हैं, जैसे श्री राम और निषाद राज की मित्रता, श्री राम द्वारा सबरी के झूठे बेर खाना, कृष्ण और सुदामा का एक ही स्थान पर एक ही शिक्षक के मार्गदर्शन में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करना आदि। अर्धनारीश्वर की अवधारणा वाला हिंदू विचार ही है जो स्त्री और पुरुष की एकता और परस्पर निर्भरता को मानता है, किसी को श्रेष्ठ या निम्न नहीं। समरसता मंत्र हिंदवै सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता में भी यही समता मूलक भाव अंतर्निहित है कि सभी हिंदू भाई भाई हैं, कोई हिंदू पतित अथवा नीच नहीं हो सकता। मेरी दीक्षा हिंदू धर्म की रक्षा करना है और मेरा मंत्र समानता है। हिंदू विचार के मूल में निहित सामाजिक सद्भाव और समरसता के बावजूद हिंदू समाज जात, जनजात, प्रांत, दिव्यांगता, स्त्री पुरुष, क्षेत्र, भाषा, सामाजिक आर्थिक असमानताओं तथा राजनीतिक विभाजन का शिकार रहा है। राष्ट्र विरोधी तत्व शताब्दियों से हिंदुओं के मध्य जाति, क्षेत्र, भाषा आदि की आभासी दीवारें खड़ा कर हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का षड्यंत्र करते रहे हैं। पिछले 100 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन खतरों के प्रति समाज को जागरूक करने तथा कारकों को निष्प्रभावी करने का दैवीय कार्य कर रहा है। संघ के तृतीय सरसंघ चालक परम पूजनीय बाला साहब देवव्रत जी कहते थे कि यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। संघ विभिन्न वर्णों, उपजातियों, भौगोलिक क्षेत्रों आदि में बटे हिंदू समाज के अंदर हम सब एक हैं, एक भारत माता के पुत्र हिंदू हैं, सब समान हैं, कोई ऊंचा नहीं, यह भाव जागृत कर मनसा वाचा कर्मणा हिंदू पहचान वाला समाज बनाने के उद्यम में लगा हुआ है। वास्तव में सामाजिक भेदभाव न केवल अनैतिक है अपितु भारत की आध्यात्मिक और राष्ट्रीय उन्नति के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा भी है। निसंदेह आज शहरों से लेकर गांव तक और गिरी कंदराओं से लेकर मैदानों तक फैले हुए हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जात पात, गरीबी, अमीरी, साक्षर, निरक्षर, विद्वान, अज्ञानी आदि का विचार न करते हुए संपूर्ण हिंदू समाज को एकत्रित करने की आवश्यकता है।
वास्तव में हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं, नीति नियंताओं एवं तकनीक का बढ़ते प्रयोग समाज को एकजुट करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। सौभाग्य का विषय है कि हिंदू समाज को विचार रूपी धागों से चिरकाल तक बांधे रखने के अनेकों प्रयास चल रहे हैं। इस विषय पर आज हमें अपने विद्वान पैनल का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब मैं संसद टीवी के वरिष्ठ पत्रकार एवं एंकर श्रीमान रामवीर शेष जी से सत्र की कार्यवाही आगे बढ़ाने का विनम्र निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था और सब लोग उनको कुछ कुछ उपदेश घर के बड़े बता रहे थे कि आपको शासन कैसे चलाना है, तो गंगापुत्र भीष्म पितामह ने उनको समझाया कि भाई, हमने एक ऐसे समय के बारे में भी सुना है जब न राज्यो न च राजा आसीत न दंडो न च दंडिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्मः परस्परम। जब न राज्य था, न राजा था, न दंड था, न दंड का विधान था, समाज के सब लोग अपने अपने कर्तव्यों की इतिश्री करते हुए, दूसरे के अधिकारों में एनक्रोचमेंट न करते हुए जीवन को जी रहे थे सुगमता के साथ। तो अपने अपने धर्म यानी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमारे बड़ों ने धर्म को जितनी आसानी से और सुगमता से आत्मसात किया था, उसे हम नहीं कर पाए। उसे हमने राजनीति का विषय बना दिया, कुछ कुछ और बनाया। मैं आज भी इस बात को लेकर संकल्पित हूं कि जैसे जैसे समाज का ह्रास हुआ, समाज के अंदर उसकी जो कैपेसिटी थी, क्षमता थी, उसमें जैसे जैसे गिरावट आई, वैसे वैसे उसे किसी राजा की जरूरत महसूस हुई, वैसे वैसे उसे किसी सरकार की जरूरत हुई। और मैं आज भी इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन समाज सबल और सशक्त हो जाएगा, उस दिन उसे किसी तरह की सरकार की जरूरत नहीं होगी। अब इस बात को थोड़ा सा हमें लगता है कि ये तो बात बहुत पहले कही होगी पितामह ने, लेकिन आप गांव गांव में देखेंगे पंचायती राज कानून तो कब आया? 93 में। ये जो गांव में प्रधान बनने शुरू हुए हैं, उससे पहले हमारे गांव में प्राकृतिक पंचायतें थीं और ये प्राकृतिक पंचायतें गांव की सारी समस्याओं को बैठ बाट करके निपटा ले रही थी। एक चंद्रशेखर प्राण है, उन्होंने तीसरी सरकार करके एक किताब लिखी है। वो एक रिकॉर्ड में देते हैं कि दो लोगों के बीच में जब विवाद हुआ तो 10 दिन तक पंचायत बैठी रही। 10 दिन बाद समाधान निकला। आज भी आप अगर कुल्लू के ऊपर मलाना जाएंगे तो 2500 साल से वहां पर व्यवस्थाएं उनकी चल रही है, आज भी चल रही है। आज भी 40,000 गांव ऐसे हैं जहां पर सरपंचों के चुनाव नहीं होते हैं। वहां पर पूरा गांव कहता है कि नहीं भाई, इस आदमी को तय कर दो, ठीक है, हम सब लोग साथ में चलेंगे। आपके यहीं पर सोहना के पास में एक गांव में मैं गया तो वहां पर 5 कुटुंब हैं। 50 साल से विधान है कि वहां पर एक कुटुंब अपना एक आदमी तय कर देता है, अगले 5 वर्ष बाद जो है दूसरा कुटुंब तय कर देता है, बाकी 4 कुटुंब उसके साथ हो जाते हैं। और ये रस्म जब पूरी होती है तो वहां पर रिठौज नाम है गांव का, तो रिठौज के राजा करके मैंने एक कार्यक्रम बनाया उन पर। तो वहां पर वो लड्डू बेसन के जो है वो बना करके और पूरे गांव में वितरित करते हैं। समाज अल्टीमेट है, सत्ता समाज की ही होती है। और इसीलिए पश्चिम के दार्शनिकों ने बाद में कहा कि राज्य यानी सरकार ये एक नेसेसरी इविल है, एक आवश्यक सी बुराई बन गई है। इस बात को मैं यही छोड़ता हूं। अब ये राज्य या सरकार की जरूरत क्यों पड़ी होगी? वो तब पड़ी होगी जब समाज में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आई। इसके सिम्टम्स, संकेत सबसे पहले महाराज मनु के समय में ही मिलते हैं, जहां उन्होंने मनुस्मृति में मत्स्य न्याय की बात की है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाने वाली बात जहां आई है, जो दबंग है, मजबूत है, वो कमजोर को दबा ले रहा है। तो तब वहां पर समाज में जो है वहां पर एक न्याय की बात आई।
और इसलिए शुरू में राज्य के लिए सिर्फ दो ही काम तय किए गए, एक सुरक्षा और एक न्याय, या कुल मिलाकर कहिए तो दोनों काम एक ही हैं, वो अलग नहीं है। लेकिन इस समाज में इसका मतलब ये जो कमजोर को दबाना और मजबूत से दब जाना, ये जो आदमी के अंदर स्वभाव विकसित हुआ, ये क्यों विकसित हुआ और ये इसके कई कई डायमेंशंस हैं। वो तो एक डायमेंशंस की चर्चा करते हैं, बाद में वो जाति के आधार पर भी हुआ होगा, गिरिवासी, वनवासी, मैदानवासी, और कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई कैसे है, वो कैसे कैसे हुआ और कितनी तरह से हुआ, समाज को कुछ लोगों ने कितनी तरह से बांट और काट दिया गया होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और इसीलिए संघ में एक बात जब हम आए थे तो तब ये कहा जाता था, आमतौर पर भाषण जो होते थे उसमें ये बात आती ही थी कि इस समाज को जोड़ना जो है वो मेंढकों को तोलने के बराबर है। 4 को जोड़ोगे, 5वां लाओगे तो एक उनमें से कूदकर भाग जाएगा। लेकिन ये प्रयास भगीरथ प्रयास जैसा साबित हुआ है, आज ऐसा नहीं है। ये प्रयास इतना बड़ा साबित हुआ है, मताले जी इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे, कि शायद कई बार मैं शायद अतिशोक्ति में ज्यादा ना कह जाऊं, आदि शंकराचार्य ने जो प्रयास किए उन प्रयासों के बावजूद भी ये कमी रह गई, और संस्कृति ने बाकी जो तरह से प्रयास होते रहे होंगे वहां से भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। लेकिन संघ ने उन 4 मेंढकों को नहीं बल्कि उन्हें तौल कर भी दिखाया, एक साथ रहना भी सिखाया, एक साथ जीना भी सिखाया। वर्षों की यात्रा में अगर हम जब पीछे लौटते हैं, जब संघ का प्रारंभ हुआ तो जैसा रामवीर जी ने कहा कि हिंदुओं को संगठित करना और एक साथ चलना, यानी मेंढकों को तौलना, या ये कहा जाता था कि 4 हिंदू तब एक दिशा में चलेंगे जब 5वां कोई उनके कंधे पर एक अर्थी के रूप में होगा। ऐसी एक हिंदू यानी कभी संगठित हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, एक हिंदू ये जो एक श्रेष्ठता का नाम करना और लगने वाला असंभव कार्य, किंतु यही एक अब कार्य है जिसके द्वारा भारत के रूप में खड़ा हो सकता है। ये सोचने में भी, दिखने में भी और करने में भी असंभव सा लगने वाला होगा, किंतु इसको असंभव को संभव करना पड़ेगा, तभी भारत खड़ा होगा। और जो संघ के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार जी, उन्होंने संघ प्रारंभ किया तो 15 वर्षों में 1940 में उनका निधन हुआ। उन 15 वर्षों में उन्होंने यही काम किया कि एक स्थान पर हिंदू 1 घंटे के लिए आते हैं, और हिंदू इस नाते हम इस मातृभूमि के पुत्र हैं, यहाँ पर रहने वाला सारा समाज हमारा अपना है, हमारी भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र रूप है। जब एक माँ के सारे पुत्र हैं तो सब आपस में भाई भाई है। इस बोध के आधार पर 15 वर्षों में देशव्यापी संगठन का एक स्वरूप, ठीक है, उस समय बहुत गांवों में नहीं था, किंतु एक बड़े बड़े केंद्रों तक, आज का जो अखंड माने जो उस समय का भारत, आज का लाहौर और कराची, ऐसे सब स्थानों पर हिंदू इस नाते एक स्थान पर एकत्र आ रहे हैं। इस मातृभूमि को के प्रति अगाध श्रद्धा रख के सारा समाज हमारा अपना है, इस भाव से खड़े हो रहे हैं। इस आधार पर एक मॉडल खड़ा करके समाज के अंदर एक विश्वास संपादित कर दिया, और जब विश्वास संपादित हो जाता है तो धीरे धीरे समाज उस दिशा में आगे आता है। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं 100 वर्षों की यात्रा में आज एक हिंदू संघ, या भारत का नहीं, दुनिया, भारत के बाहर के भी लोग भारत का हिंदू संगठित हो गए, इस नाते चर्चा करते हैं। बता ले, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, प्रश्न नहीं है। ऋग्वेद के अंगिरा ऋषि ने 28वें सूक्त में कहा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी, जिसका जिक्र आपने किया। ये भूमि का मतलब आप सिर्फ भारत की भूमि से लगाते हैं या पूरी जो भूमि यानी भूमि?
और फिर उस भूमि पर रहने वाले लोगों को भी डिफरेंशिएट करना। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने खड़ी की है। जब भारत का जो व्यक्ति जब सोचता है तो वो जब सोचता है तो भारत का आदिकाल से ही सोचते रहा, वसुधैव कुटुंबकम का विचार ये भारत का विचार रहा है। और भारत के आदि हमारे पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुषों ने कहा कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम श्रेष्ठ बनेंगे, सिर्फ हम श्रेष्ठ बनेंगे और दुनिया को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। और ये उस समय नहीं कहा, आज भी हमारा, चाहे जहां आज भी सड़क नहीं पहुंची होगी किसी गांव में, आज भी विद्यालय नहीं होगा, वहां पर भी कोई गांव के लोग, बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष एकत्र होते हैं, कोई सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, तो अंत में यही उद्घोष करते हैं कि मानव का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। इस तरह का चिंतन भारत का है। तो भूमि का जब विचार किया तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से संपूर्ण विश्व की भूमि का विचार किया। किंतु जब कोई काम शुरुआत करना होता है तो कोई ना कोई एक छोटे दायरे के अंदर, आज जहाँ हम जितने दायरे के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उस दायरे को लेकर काम मतलब ये हमारी प्रयोग भूमि है। निश्चित रूप से दुनिया, भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो से जुड़ा हुई पूरी बात थी, आपने जो बात सामने रखी, तो भारत जब बात करता है तो भारत जो हिंदू विचार रहा, इस देश का जो दृष्टिकोण रहा, लक्ष्य रहा, दिशा रही, उसी दृष्टि और उसी लक्ष्य के लिए ही काम कर रहा है। सर्वे भवन्तु सुखी की बात करते हैं तो कोई भारत के लोगों की नहीं, संपूर्ण जगत के अंदर रहने वाले, और मानव नहीं तो पशु, पक्षी, कीट, पतंग, संपूर्ण चेतन में ही के कल्याण की बात करते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आऊंगा वापस। हमारे साथ कपूर साहब हैं। कह रहा हूँ कि मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी सब लोगों की तरह जिज्ञासु ही हूँ। एक जगह तो हम कह रहे हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि उदार मन के लोग, अच्छे मन के, पूरी धरती को अपना परिवार ही मानते हैं। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हिंदुआ सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। वहां पर हिंदू की जगह मानवाः सहोदरा सर्वे ऐसा शुरू नहीं करने में क्या दिक्कत है? सर शायद हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें या तो वसुधैव कुटुंबकम गलत है या फिर हिंदुआः सहोदरा सर्वे गलत है। दोनों ही ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम है, उसमें यदि मानवता की बात करते हैं तो मानवता नहीं है तो वसुधैव कुटुंबकम कहाँ है? तो जब से हम लोग देख रहे हैं, अपनी सोसाइटी को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंशिएट किया गया है कास्ट, क्रीड और आपकी जो हम लोग देखते हैं लोगों को जिसमें कुछ कमियां होती हैं उनको देखते हुए इसको डिस्क्रिमिनेट तो किया गया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे सर ने कहा कि ये प्रयोगशाला है और ये हमारे जो संस्कार यही कहते हैं कि सब लोग एक जैसे हैं, सबको एक जैसा मानना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर अपना की क्वालिटी है। तो उस चीज़ को यदि अपने जहन में डाल लेते हैं तो शायद वो एक पहला दिन होता है उन प्रॉब्लम्स का जो इसके इर्द गिर्द होती हैं। लेकिन जब हम एक सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी की देते हैं, इसमें सेंस ऑफ, यदि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं तो शायद वो उस प्रॉब्लम का आखिरी दिन होता है। तो हमको ये देखना है कि एट द एंड ऑफ द डे कि हम लोग अपने साथ के जो लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि कृणवन्तो विश्वमार्यम, ये हमने अपना टारगेट भी रखा था कि पूरी दुनिया को आर्य बनाना है, यानी श्रेष्ठ बनाना है। यहाँ पर पहले मैंने ऐसा सुना भी है कि भारत में लोग जो हैं अग्रवाल, गुप्ता जी, ऐसा ऐसा करके कुछ सरनेम नहीं रखते थे, लोग जो हैं आर्य ही बोलते थे एक दूसरे को। ठीक है, तो हम तो स्वयं भी उस दिशा में नहीं बढ़े और दुनिया को बनाने की तो क्या बात थी।
साथ में स्वतंत्र वीर सावरकर ने ये कहा, अगर मैं सही हूं तो बाकी कोई उसको करेक्ट कर सकता है, कि संविधान में जो आप ये अलग अलग चीजें रख रहे हैं, SC ST NT DNT वगैरह वगैरह, इस सबके बजाय आप केवल सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हम बहुत सारी चीजों में डिफरेंशिएशन करते चले गए और उसको करेक्ट करने की हमने कोई डिमांड भी नहीं की। जो भारत के अंदर जो आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है वो कोई जाति सूचक नहीं, अभी तो श्रेष्ठता का सूचक रहा है। और प्रारंभ में तो हमारे देश के अंदर कार्य के आधार पर ही सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, किंतु काल के प्रवाह में जैसे व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे ही समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। ये समय चढ़ाव का है कि उतार का? नहीं, तो ऑफ कोर्स चढ़ाव का है। अभी मैं बता रहा हूं आगे। तो इस उतार चढ़ाव में एक कार्य के अनुसार जो व्यवस्था थी वो कब एक स्थायी जाति के रूप में परिवर्तित हो गई, उसके बारे में एक कोई बहुत स्पष्ट और निश्चित कालखंड और ये तो स्पष्ट नहीं है। से इस देश के अंदर पहले अपने शासन सत्ता चलाने के लिए अंग्रेजों ने और उसके बाद में राजनीतिक लोगों ने भी उस जाति को एक हथियार के रूप में उपयोग करके समाज को जो बांटने का काम किया, और जाति एक प्रकार से एक धीरे धीरे अपने समाज में समय के साथ जो भी उसके कारण रहे होंगे, प्राइड, गर्व की बातें होती गई। और क्या ये सही नहीं है कि जातियों को इस देश में स्थापित करने का सबसे बड़ा काम अंग्रेजों ने ही किया और हम उस चीज को आज 78 साल बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सारी बातें, जाति आज इस देश की वास्तविकता है, इसको आज कोई नकार नहीं सकता। किंतु एक लंबी लाइन खींच करके, लंबी रेखा खींच करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक प्रयास चल रहा है कि हम अपनी एक आंतरिक व्यवस्था के लिए, समाज के सुव्यवस्थित संचालन के लिए जाति व्यवस्था रहते हुए हम बाकी समाज के बारे में भी एक सकारात्मक सोचे, बाकी भी समाज हमारा ही एक अंग है इस नाते हम देखें, और ऐसी एक थोड़ा व्यापक दृष्टि के साथ समाज खड़ा होना चाहिए। इसके लिए भी सकारात्मक दृष्टि से पूरे देश के अंदर अनेक प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप देश के अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ठीक है समाज के संचालन और व्यवस्था के नाते किसी न किसी जाति का अंग है, किंतु जब सोचते समय और कार्य करते समय, व्यवहार करते समय एक बड़ा दृष्टिकोण और व्यापक सोच करके इस देश संपूर्ण समाज का एक मैं घटक हूं, इस दृष्टिकोण को लेकर के भी काम करते हुए दिखता है। किंतु कई बार जो नकारात्मक पक्ष होता है वो छोटा होने पर भी बहुत उभारा जाता है या ज्यादा दिखता है, उसका मुझे लगता है कि ये उसको अधिक दिखने का कारण ये भी एक कारणों में से। चर्चा को थोड़ा सुशील जी की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मान्यवर, एक मूवमेंट हुआ देश में स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, जिसको सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। वो स्वतंत्रता संग्राम था, विद्रोह नहीं था, लेकिन किताबों में तो यही सब पढ़ाया जाता है। वो जो सन्यासी लोग थे जो बंगाल में हुआ, वो लोग अपने आप को संतान कहते थे। उन्होंने तो सबने सरनेम भी अपने सामने संतान ही लगा लिया था। संतान यानी किसकी? तो भूमि की संतान।
और फिर उस तरीके से उन्होंने वो पूरा का पूरा फाइट की है। उसी पर आनंद मठ लिखा गया, उसी पर वंदे मातरम उसमें समाहित हुआ। ये जो संतान भाव है, स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कही कि अगले 150 साल तक आप ये जो बहुत सारी वैरायटीज हैं आपके बीच में, इन सबको छोड़कर अगर आप धरती को पकड़ लें तो धरती सबको जोड़ सकती है। इतनी ताकत और किसी में नहीं है कि कोई जोड़ सके। धरती से ममत्व रखना, प्रेम करना, जितना ये संघ में सिखाया जाता है, ये मैंने नहीं देखा कि ये कहीं और सिखाया जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दिशा में जो प्रवास और प्रयास हैं वो काफी हैं? पूरा विश्व ही हमारा समाज है और हम प्रार्थना में भी अपने जो बात करते हैं, देश को परम वैभव पर ले जाने की बात करते हैं हमेशा। और पूरे समाज को जो आज का विषय बिंदु भी है कि हिंदू सोदरा सर्वे, हम तो हमारा स्लोगन है। और संघ के जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसने तो इसके लिए प्रस्ताव लिया, विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू सोदरा सर्वे करके। तो हम तो पूरे समाज को ही, पूरे विश्व को एक लेते हैं, एक मानकर चलते हैं, एक इकाई मानकर चलते हैं। और विवेकानंद जी ने तो कहा था, मेरे जैसे अगर 11 व्यक्ति मिल जाए तो मैं इस राष्ट्र की, तो हम उन्हीं की शिक्षा पर, उन्हीं की दीक्षा पर संघ सारे अधिकांश उनके कार्यक्रमों को लेते हैं। विवेकानंद जी को हम अपना आदर्श मानते हैं। और आनंद मठ की बात आपने की, हम तो आनंद मठ का जो गीत है वंदे मातरम, आज उस पर संसद में बहस चल रही है। देखिए कितने कुछ लोग जो है हमारे बीच के लोग हैं, वो हम उन्हें भी अलग, अपने से अलग नहीं मानते, वो हमारे ही हैं। कहीं विचार में गलत गड़बड़ हो गई है उनकी कि वो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। हम तो वंदे मातरम वाले लोग हैं, संघ वाले, हम तो उसकी चिंता करते हैं। बिल्कुल, ये जो कपूर साहब जो समरसता वाली बात है, ये तब तक मैं आपसे बात क्यों करूं, या हम आपस में क्यों बात करें, क्यों व्यवहार करें, इसका कोई मूल कारण खोजते समय मुझे जो अनुभव में आया वो तो यही आया कि भाई ये जैसे बाइक पेट्रोल से चलती है, ऐसे ये भोजन से आ रहा है, भोजन धरती से आ रहा है, धरती में कोई दरार नहीं। इसका मतलब आप मूंगफली को, सोया को या नारियल को काट करके मिक्सी में पानी डालकर घुमा दीजिए तो उसमें से दूध तैयार हो जाता है। आजकल तो ये चलन में है। इसका मतलब क्या है, आप जो है धरती माँ का दूध पी करके आप सब बड़े आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। जब सबका सोर्स एक है तो फिर किसी का ब्लड रॉयल और किसी का लॉयल कैसे हो जाता है? देखिए, ऐसी चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया है, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए 2 बातें होती है जो मेरे को समझ में आ रही है। एक तो आरएसएस संघ से जब मैं 5 साल का था तब से जुड़ा हूँ, और दूसरी तरफ जब हमने अपनी जो डिफरेंशिएशन है बिटवीन, हम लोग जाति की बात कर रहे हैं, हम हिंदू और अदर्स की जब बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक काल ऐसा था कि जहाँ पर ये डिफरेंस जातियों में, हिंदू में भी कई जातियां हैं, उनमें भी डिफरेंस आपस में, उनके आपस में बैठ के ऊंच नीच उस समय भी था। और ये मुझे लगता है कि ये जब तक हमारी ऊपर से पॉलिसी स्कीम जब तक जैसी होती हैं, जैसा हमारे समाज में आती हैं, ऊपर मीन्स कि मेरा है पॉलिटिक्स, यानी कि ऊपर से जैसा आता है, जैसे उनके लोग होते हैं, वो जैसे वो लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, वो जो बातें होती हैं उनको फैलाते हैं। ये अंतर बहुत जबरदस्त था, और हम लोग भी, हिंदू लोग भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2014 के बाद की यदि मैं बात करूँ, तो तब से हमने ये देखा है कि वो जो बात हम लोग, यानी कि हम हिंदू हैं, हिंदू का मतलब ये नहीं है कि तुम ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, तुम सिख, तुम ईसाई, ये बात नहीं थी। हम लोग उसे शाखा में यही सिखाया कि सर्वधर्मा, सब बराबर है, वही हमको सिखाया जाता। बाकी में क्या समझते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। वहाँ वो कि उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम ये सब चीजें जातिवाद का वो चलता रहा। लेकिन आज की तारीख में यदि 2 से हम लोग यदि आज
पूरा हम लोग कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो भी ऊपर से पॉलिसीज स्कीम्स या जो भी एक विचारधारा हमारे देश में आ रही है, उससे ये जो गैप है बहुत बहुत फिल हुआ है। तो ये जो गैप है, ये सिर्फ मैं लूंगा 2 मिनट और, क्योंकि ये चीज जब हमारा एक्सपीरियंस, मैं डिसेबिलिटी सेक्टर में जब काम कर रहा हूँ पिछले कई 30 साल से, तो वहां भी हमने देखा है पहले डिसेबिलिटी को, डिसेबल लोगों को एकदम नकारा ही समझा जाता था। उनको सोसाइटी में होना या नहीं होना उनको कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब एक सोसाइटी में इस तरह का कई ऐसे प्रोग्राम जब आते हैं, तो उसमें एक विकलांग को हम लोग कुछ देते हैं, या हम लोग इसमें जो हमारा सोशल जस्टिस की जो मिनिस्ट्री है, उसमें भी जो स्कीम्स आई है, वो स्कीम पर्टिकुलर एक धर्म के लिए या एक जाति के लिए नहीं है, वो है सबके लिए है। फायदा कौन कितना उठाता है, कैसे उठाता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जिस तरह से स्कीम्स को हमने बनाया है और जिस तरह से ये लोगों तक जा रही है, नीचे तक जा रही है, उसमें ये जो गैप है, तभी हमको सर वोट, मैं तो सिंपल बात करूंगा, वोट तभी मिल रही है कि जातिवाद के होते हुए भी कई लोग हमको वोट देके हमको इस स्थिति में, हमको उस हिंदू राष्ट्र की तरफ हम जा रहे हैं, तभी वो पॉसिबल हुआ। तो कहीं ना कहीं वो जो एक विचार है हमारा, अब मैं एग्जांपल दूं, पहले हमारे देश में विकलांगों को कुछ सहायता नहीं मिलती। अब ओलंपिक्स या एशियन गेम्स होते थे, उन्हीं लोगों को हम लोग तवज्जो दिया करते थे, जीत के आए। और आज की तारीख में पैरा ओलंपिक्स की टीम जब जीत के आती है, जब स्पेशल ओलंपिक्स की टीम जीत के आती है, हमारे प्रधानमंत्री अपने घर पे बुलाते हैं और जो गया होता है पूरी टीम, ये नहीं कि अवार्डीज जो होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। तो उसमें अब जाति को भी देखें तो हर तरह के लोग हैं उसमें, तो वहाँ तो नहीं है, वहाँ तो उसमें हर तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख से हर तरह के वो लोग होते हैं। तो वहाँ से जब एक मैसेज जाता है डाउन दी लाइन, ग्राउंड, जो लोग जमीन से जुड़े हैं, जो जमीन में काम कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि हम सब एक हैं। अभी ब्लाइंड क्रिकेट की टीम खाता, हमको था कि शायद नहीं बुलाएंगे, लेकिन उनको बुलाया। और हर इंसान से यदि वो एक इंसान ऐसे बात कर रहा है कि जैसे हम उसमें और उसमें उनमें कोई फर्क नहीं है, मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, तो ये जो मैसेज हमको आज की तारीख में ऊपर से मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और हमारे देश में सिर्फ विकलांगता की बात, सामाजिक क्षेत्र में भी हमारे जो राष्ट्रपति, इस तरह के कई ओहदों पे हमारे प्रधानमंत्री, तो इससे ये एक मैसेज जरूर जाता है कि भाई ये जो आरएसएस, बीजेपी से ऊपर उठ के ऊपर भी जो एक विचार, एक इंसान का विचार होता है, वो डाउन द लाइन कहीं ना कहीं जा रहा है। इसीलिए हम बिहार की बात करते हैं, या और इलेक्शन पे मैं पॉलिटिकली थोड़ा आ जाता हूँ, लेकिन ये विचार है ना हमारा, ये विचार हमारा ऊपर से आया है। हमारे और आपके विचार, हम लोग कितने लोग, ये आरएसएस भी हम लोग कितने सालों से ये प्रयास करते आ रहे हैं। तो ये प्रयास जो ऊपर से यानी कहां से, ऊपर से यानी कि हमारा जो स्वतंत्र है, हमारा, हम गवर्नमेंट के मैसेज से यहाँ पर ये बातचीत कर रहे हैं कि हम समाज की कैपेसिटी में यहाँ बातचीत कर रहे हैं। जो भारत का जो दर्शन है वो तो बहुत श्रेष्ठ है। प्रस्तावना करते हुए रामगिर जी ने कहा कि चाहे भगवान राम है, निषाद राज को गले लगा रहे हैं, सबरी माता के द्वारा बेर खा रहे हैं, हाथ के बेर खा रहे हैं, ऐसे जो हमारे, चाहे जिनको भगवान के नाते जिस भी हमारे पंथ के उपासक होंगे, हमारे महापुरुष है, सारों के दर्शन और व्यवहार में बातें तो है, किंतु जो समाज के अंदर जो एक विषमता की विकृति आई है, और ये कुल मिलाकर के कानून के सहारे नहीं, ये कुल मिलाकर मनुष्य की एक मनोवृत्ति का विषय है। और मन को बदलना और एक होता है मत को बदलना। व्यक्ति को मत को बदलना बड़ा सरल है, कोई जाकर के कोई साहित्य दे करके उससे तुरंत 1 घंटे का संवाद करके, तो इससे वो मत परिवर्तन हो सकता है, कि तो जो मन परिवर्तन है,
किसी चीज से मन तैयार करने के लिए बहुत सातत्य से प्रयास करना पड़ता है। और इस देश के अंदर अनेक संत महात्मा सामाजिक कार्यकर्ताओं, संस्था, संगठनों के द्वारा निरंतर एक मन परिवर्तन का प्रयास चल रहा है और उसका परिणाम भी हो रहा है। कभी हमने सुना है, पढ़ते भी और सुना है कि कभी स्वामी विवेकानंद जी केरल गए थे तो एक भरी दोपहरी में एक सज्जन सिर के ऊपर बहुत बड़ा टोकना लेकर के और पीछे एक झाड़ू बंधी हुई है और चिल्लाते हुए चल रहा है और बाजार की भीड़ दो भागों में बट रही है। तो मलयालम में चिल्लाते हुए कह रहा है, हटिए हटिए मैं आ रहा हूं। तो उन्होंने विवेकानंद जी ने पूछा कि क्या बोल रहे हैं, तो और उनके साथ जो थे मलयालम का उनको बताया अर्थ। उन्होंने कहा यहाँ पागल रहते हैं किंतु उसी केरल के अंदर कई नारायण गुरु जैसे महापुरुष हुए जिन्होंने खून की एक बूंद भी गिरा, किसी के आपस का कोई हिंसाचार और रक्ताचार किए बिना उस केरल के अंदर परिवर्तन के लिए मुहिम चलाई और एक परिवर्तन का कार्य हुआ। समाज के जो ऐसे वंचित और कमजोर वर्ग के लोग थे उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, बालिका शिक्षा की व्यवस्था, उनके लिए मंदिरों की व्यवस्था, मंदिरों में पूजा की व्यवस्था, उनका समझ का स्तर ऊंचा उठे, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे। और एक परिवर्तन की प्रक्रिया ये सरकार के द्वारा नहीं हो सकती, सरकार उसमें सहायक हो सकती है, किंतु परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए समाज को आगे बढ़ना पड़ता है। समाज की सहभागिता भी परिवर्तन और स्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल। लेकिन ये जो परिवर्तन है, क्या मैं थोड़ा स्पिरिचुअल ग्राउंड पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वो बात इधर भी शुरू की थी कपूर साहब के साथ। मैं थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करता हूँ, मानता भी हूँ कि हम सब इसी धरती माँ की संतान हैं। अब संतान में घर में भी कोई बालक जो है ज्ञानी हो सकता है, कोई अज्ञानी हो सकता है, कोई अपराधी भी हो सकता है, परंतु हम इस रियलिटी से तो भाग नहीं सकते कि हम हैं आपस में रक्त संबंधी ही, एक ही माँ के पुत्र हैं। इस बारे में जो 8 अरब लोग धरती पर हैं, क्या आप उन सबको धरती माँ की संतान के रूप में देख पाते हैं? निश्चित रूप से भारत का दुनिया अगर देखते हैं तो भारत जो कहता है मानव और विश्व के कल्याण की बात, तो किसी समय तो पूरे धरती के अंदर एक मानव धर्म ही था और जिसके लिए जिसके अंदर मानवत्व वाला व्यवहार है, संस्कार है, वो सब मानव धर्म ही था। किंतु समय के साथ ऐसी कुछ परिस्थितियां आई और बाद के इस्लाम के लोग यहाँ आक्रांता के रूप में आए और उसी समय एक जो हमारे देश के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि मनुष्य ऐसा व्यवहार भी करता है, ऐसा व्यवहार होने लगा। उसी में से एक हिंदू इस नाते आइडेंटिटी, इस मानव धर्म को, यहाँ के लोगों को हिंदू इस नाते, और उसके अलग अलग प्रकार है। वो हिंदू कहाँ से शब्द आया, जरूर वेदकाल में तो नहीं था, किंतु बाद में यहाँ के लोग पर्शिया में जाते थे, वहाँ के पर्शियन लोगों ने सिंधु को हिंदू, और उसमें से हिंदू शब्द आया। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग गुरु नानक साहब के द्वारा किया गया और उसी में से ये हिंदू का यहाँ का जो समाज जीवन है, निश्चित रूप से सबको एक दृष्टि से देखते हैं, किंतु कहीं ना कहीं तो भेद करना पड़ेगा। जो आज इस मानवता को ही समाप्त करके दानवता लाना चाहते हैं, उस दृष्टि से मानवता को सुरक्षित रखने के लिए उसके बारे में पहले प्रयास करना पड़ेगा, वो ठीक रहेगी, विचार करना पड़ेगा। इस चर्चा को, इस जिज्ञासा को, ये मेरे तक सीमित न रहे, मेरी जिज्ञासा तो करीब करीब शांत हो गई है। मैं आपकी तरफ ये आपके पाले में गेंद फेंकता हूँ
सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी रहा और जो भी अल्पज्ञान मुझे रहा उसमें दो उत्सुकताएं मुझे स्पष्ट नजर आती। एक तो यह है कि सामाजिक क्षेत्र में नवोत्थान, पूरा समाज सामाजिक समरस नहीं होगा तो नवोत्थान की जो अवधारणा है वो निष्पक्ष रूप से नहीं आ सकती। बिल्कुल। इसमें आरक्षण की बात मैं बीच में लाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत तेजी से ये बात चल रही है। चातुर्य वर्णन नया सिस्टम गुणगण विभाग से संघ ने 100 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिसको अभी गवई साहब ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट के कहा था कि जब तक इस आरक्षण तक हम रहेंगे तब तक इस समाज को हम पंगु बनाते रहेंगे। तो क्या सामाजिक समरस समाज करने के लिए नवोत्थान में सबसे बड़ी बाधा आरक्षण है वर्तमान में। दूसरा, जाति। समाज में परिवर्तन नीचे से आता है कि ऊपर से आता है। जाति विहीन जिस समाज की हम कल्पना करते हैं वो आज राजनीतिक सत्ता उसको पूरी तरीके से प्रयोग करके नीचे बाधा समाज में आप देख रहे हैं कि सत्ता में जाति के आधार पर कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, तो कुछ है। इसकी नवोत्थान का कंसेप्ट जब तक नहीं हो सकता जब तक इस जाति को आप समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक सत्ता एक बहुत बड़ा मॉडल है जो नीचे तक प्रभाव डालती है। इसके लिए हम किस प्रकार से अपना कोई, क्योंकि प्रेरणा विमर्श अब राष्ट्र का विमर्श बन चुका है और इस राष्ट्र के विमर्श में अगर ये बात यहाँ से जाती है तो ये बहुत दूर तक जाएगी। आपका सवाल किनसे है? ये आपसे है, रामवीर जी से। ऐसा मत करिए। आप हाँ ठीक है। विशेष जी ने जो है, मैं खुद आपके उसमें था। देखिए, चीजों को बहुत नासमझी के साथ समाप्त नहीं करना चाहिए। जो चीजें हमारे यहाँ पर हैं वो व्यवस्थाएं अभूतपूर्व हैं। वर्ण अगर कर्म से है तो वो श्रेष्ठ है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर वर्ण जन्मना है तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब ब्राह्मणों ने हजारों साल पहले रिजर्वेशन ले लिया कि मेरा बेटा ब्राह्मण होगा। दैट वाज रिजर्वेशन। अगर कभी से भी शुरू हुआ, आई कांट से कि वो शुरू कब से हुआ, परंतु अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही हुआ तो वो रिजर्वेशन था। और इसलिए वेद के अंदर एक नौजवान ये बोलता है कि मैं चारण हूं, मेरा पिता वैद्य है और मां आटा पीसती है, किसी के घर जाकर मजदूरी करती है, सेवा करती है, सेवक है। तो एक ही घर में कई वर्ण हो सकते हैं। जैसे मेरा इस प्रस्ताव है, सुझाव भी है कि ठीक है, अभी लोगों को चिढ़ होती है शूद्र शब्द से, लेकिन ये जरूरी नहीं कि भविष्य में भी चिढ़ हो। ठीक है, कई बार कुछ शब्द जो हैं वो समाज अगर अपने आप को जो है अपने महापुरुष से या किसी से गौरवान्वित होने लगे तो वो उसको आगे भी बढ़ा लेता है। आप पंजाब में जाइए, कुछ लड़के लोग जो है बाइक पर लिखते हुए मैंने देखा, उन्होंने लिख रखा है द ग्रेट चमार। क्या करिएगा उनका? अब क्यों ना कहें संत रैदास जैसा महापुरुष उनके वहां हुआ, क्यों ना कहें वो, अगर द ग्रेट वाल्मीकि कहें, महर्षि वाल्मीकि उनके, ठीक है, उनको वो चिपकाए हुए हैं, उनके गौरव हैं, जो भी कहिए, कहां नहीं है गौरव। तो ये एक अलग बात है। मैं आपकी बात का जवाब थोड़ा सा जो दे सकता हूं वो कहने की कोशिश करता हूं। मेरा प्रस्ताव यह है, आज अंग्रेजी में बहुत सारी चीजें होती हैं, हर आदमी को अपना वर्ण चयन करने की छूट दीजिए। 25 साल के बाद आपकी पढ़ाई लिखाई हो गई, आपने जिस पेशे को अडॉप्ट किया उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास लिख दीजिए। आप पढ़ाते हैं तो आप स्कॉलर के खाने में लिख दीजिए, अपना टिक लगा दीजिए। आप सेना में चले गए हैं तो आप मार्शल के कोने में अपना टिक लगा दीजिए। आप किसान बन गए हैं, आप व्यापारी बन गए हैं तो आप वहां बिजनेस के कॉलम में आप लगा दीजिए। और आप कहीं सर्विस करते हैं तो आप सर्विस के कॉलम में अपना टिक लगा दीजिए। 5वां क्या होगा? मेरे जैसा आदमी जो है वो सर्विस ही करता है, शूद्र ही है उस हिसाब से, ठीक है, तो मैं वहां टिक लगा दूंगा। तो मेरा ये कहना है कि हमें अपनी जो चीजें थी उनको, एरर जो आया है उसको हमें करेक्ट करना है।
और कुछ भी नहीं है, सरल भी है। एक तो ये बात हो गई कि हमने अपने वर्ण को शुद्ध करना चाहिए, हमारा वर्ण अशुद्ध हो गया है, एक बात। जहां तक जाति की बात है तो ये राजनीतिक है पूरी तरह से, और इसका ये बहुत ही गजब की चीज है, ठीक है। वर्ण जो अलग अलग वर्ण अलग चीज है, जाति अलग चीज है। जाति का मतलब जानने से है, हुनर से है, स्किल से है। वो बढ़ई है, वो चर्मकार है, वो कुंभकार है, वो जुलाहा है, वो धुना है, वो अलग अलग तरह के जो उसके प्रोफेशन हैं, उनसे उसकी जाति आइडेंटिफाई होती है। अब आपने इस जाति को एसटी में कुछ कटे, अब देखिए ये जुमा 4 दिन पहले एससी, एसटी, ओबीसी है ना, और जनरल, ये अभी बना है, ये हजारों साल से नहीं आया है। और हमने, ये क्या होता है कि 20 साल में आदमी, बच्चा बड़ा होता है, समझने लगता है कि हम तो बस सनातन रूप से एससी रहे होंगे, हम ओबीसी रहे होंगे, हम जनरल थे, ठीक है। तो हमारी स्मृति ये बहुत छोटी होती है, और इसीलिए हमारे यहां स्मृति लिखने की एक परंपरा रही है, क्योंकि ये छोटी नहीं है। ये हमारी स्मृति का सूत्र वेदों तक चला जाता है। याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति लिखते हैं, गार्गी अपनी स्मृति लिखती हैं, अपाला अपनी स्मृति लिखती हैं, और ये स्मृतियों का नारद स्मृति, ये सब चला जाता है। इसलिए हम सही है पूरी तरह, लेकिन हम हीन भावना से ग्रसित हैं। इसको निकाल लेंगे तो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। अगली जिज्ञासा ले सकते हैं। ये प्रश्न रणवीर जी आपकी ही एक, कोई भी कार्य ये छोटा नहीं है, किंतु समय के साथ कि तो जो एक ये सब उससे दूर जाने के पीछे का जो एक कारण भी है, जो आज छोटे छोटे जो बिना पूंजी के और श्रम के आधार पर करने वाले जो कार्य है, उससे जो बड़ा इस देश का बड़ा वर्ग है वो अपने परंपरागत कामों से अलग हटता जा रहा है। इसके पीछे एक, और उस तरफ यदि हम पूरा उसका सिस्टम देखते हैं तो फंडिंग एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। जो फंडिंग कहाँ से आती थी, कैसे आती थी, वो आप सबको मालूम है। लेकिन कई बार इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए आज की तारीख में काफ़ी चेंज आ चुका है, बहुत चेंज आ चुका है। अब उस तरह की फिल्में नहीं बनती हैं जिस तरह की आप फिल्मों का बात कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ भी है कि अपनी जो डायरेक्टर है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फिल्म में कोई ना कोई करेक्टर्स या कोई ना कोई इस तरह की स्टोरी पंच लाइन ऐसा डाल देता था कि जिससे कि उसकी फिल्म बहुत चले। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें था, लेकिन अभी काफ़ी चेंज आ रहा है, बहुत चेंज आ चुका है, क्योंकि जो फंडिंग का जो फ्लो होता है पैटर्न भी बदला है, बहुत चेंज हो चुका है। और अभी तो मैं ये कहूँगा कि अभी ऐसी ऐसी फिल्में हम लोगों के पास आ रही हैं जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं आती हैं, क्योंकि मैं एक फिल्म फेस्टिवल करता हूँ जिसमें कि मेन स्ट्रीम की फिल्में कम आती हैं, लेकिन जो दूसरी फिल्में आती हैं उसमें जब हम अपने जो हमारे जो सोसाइटी के अलग अलग जो इश्यूज हैं, इवन मैंने ये देखा कि एक जाति के लोग भी दूसरी जाति के लोगों के बारे में फिल्में कैसे बनाते हैं, और ऐसे हैं उनको फंडिंग की दिक्कत होती थी, लेकिन अब उनको दिक्कत नहीं होती थी। हमारे एक फ्रेंड हैं अनवर जमाल, फिल्में बनाई हैं अधिकतर, वो फिल्मों के यदि आप देखें तो आपको लगेगा कि नहीं ये जो हम लोग, लेकिन बॉलीवुड में सर ये है, बॉलीवुड में बहुत चला है, अब जाके कहीं ना कहीं ब्रेक लगी है। और इसमें कॉर्पोरेट जब से आया है, कॉर्पोरेट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है कहीं ना कहीं। अभी भी जो फिल्में बन रही हैं उसमें कॉर्पोरेट्स ने फिल्में बनाई हैं, उसमें एक जो हमारी सोसाइटी के डिफरेंट इश्यूज हैं, और वो फिल्में कैंस में भी जाती हैं। अभी जो कैंस में फिल्म गई है हमने आज तक नहीं देखी, लेकिन यदि उन लोगों की फिल्में जाती थी तो हल्ला मच जाता था। उससे चेंज बहुत आया है, और उम्मीद है कि चेंज आएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे लगता है कि जो सवाल हैं वो अभी भी बहुत सारे हैं, परंतु सवालों को
शांत करना चाहूँगा। और भोजन के समय श्रीमान सुशील कुमार जी से आग्रह करता हूँ उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। मंचासीन अधिकारी वृंद, यहाँ उपस्थित सभी दर्शक श्रोता और अपना समय जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये रामायण का केवल एक श्लोक नहीं है, ये केवल एक वाक्य भर नहीं है, ये हमारे सांस्कृतिक जीवन जीने का एक आधार है। प्रभु श्री राम जब लक्ष्मण जी को ये समझाते हैं कि मुझे स्वर्ण की लंका प्रिय नहीं है, मुझे मेरी मातृभूमि अयोध्या प्रिय है, क्योंकि वो मेरी जननी है। और जो अपनी जननी और जिस धरती पर उसने जन्म लिया है उसके सांस्कृतिक बोध से अगर विमुख हो जाता है तो उसका भविष्य दिशाहीन हो सकता है। इसलिए आज का ये विषय मैं बहुत ही खुश हूं कि इस विषय में सूत्रधार की भूमिका मुझे मिली है, मॉडरेटर की भूमिका मुझे मिली है। तो पहला विषय मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूं, हम कौन हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। ये दो प्रश्न हमें अपने से पूछने की आवश्यकता है। मनोज जी, मैं इसलिए चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए, हम कौन हैं और हमारा कर्तव्य क्या है, जो हमारा भविष्य कैसा होगा इसकी रूपरेखा तय करेगा, जो राष्ट्र में किस दिशा में जाएगा ये तय करेगा। जब आप अपने आप से अगर ये प्रश्न पूछें तो आपका अंतर्मन क्या उत्तर देता है? निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न पूछा है वो भारतीय आध्यात्म का मूल है कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है। चाहे वो भगवान शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धांत हो, देखो हम कौन हैं, मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है, तो ये भारतीय दर्शन का, भारतीय शास्त्र का, भारतीय पुराणों का, भारतीय उपनिषदों का, वेदों का मूल है कि ये हमारा मूल है, ये भारतीय मूल है। और भगवान राम ने इस धरती पर जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया और मानव रूप में जन्म लिया। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि नर का नारायण हो जाता है, तो नर ही नारायण हो सकता है। जो नर को आयन करता है वो नारायण होता है। तो वो कैसे हो सकता है कि वो निश्चित करे मुझे क्या करना है। तो भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, भगवान कृष्ण जो है वो नटखट कहलाए और वो पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया वो धर्म संस्थापनार्थाय वही काम किया। तो उन्होंने सीख वही दी है। उसके बाद बुद्ध आए, उसके बाद महावीर जी आए, उसके बाद आचार्य चाणक्य जी आए, उसके बाद बहुत सारे, मतलब मैं सरदार पटेल तक कहता हूं, हर एक व्यक्ति ने मैं कौन हूं, हम कौन हैं और हमें क्या करना है, इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े और उन्होंने वही कार्य किया। लेकिन हमारे देश का एक दुर्भाग्य, मैं आपके प्रश्न को थोड़ा मेरे तरीके से उत्तर देना, हर व्यक्ति ने सोचा और आने वाले कल तक, मतलब ये 11 साल पहले तक ऐसे राज्यकर्ता थे जिन्होंने ये भारत भूमि की जो धरोहर है, जो मूलाधार है, जो मूल है,
उस मूल को ही कुचलने का प्रयत्न किया, चाहे वो आक्रांता हो, चाहे वो 11 साल पहले के राज्यकर्ता हो। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इस देश के आक्रांताओं ने जो किया कि संस्कृति का मूल ही नष्ट करना चाहा, और वो चाहते थे कि, और वो समझते भी थे कि जब तक इनकी संस्कृति को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो कहीं पर चाणक्य आते हैं और सिकंदर से, जब ईसा पूर्व 320 बीसी में, बीसी बोलना पड़ता है क्योंकि वो प्रमाणित है, तो सिकंदर जब आया तो पूरे राष्ट्र को एकत्रित करने के लिए एक शिक्षक, मतलब तक्षशिला विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ और ऐसे कई छोटे छोटे विद्यापीठ थे, जिन विद्यापीठों में पढ़ने के लिए बाहर से लोग आते थे। तो ऐसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, मतलब नालंदा विद्यापीठ चलता रहा महीनों तक, हमारा जो भी लिखित था वो सब नष्ट हुआ, लेकिन श्रुति और स्मृति के कारण हम बच गए। जो हमारी परंपरा है श्रुति और स्मृति की, वो वही है और वही कहती है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। और एक तुलसीदास प्रकट होते हैं और उम्र वर्ष 75 के वर्ष में वो तुलसी रामायण लिखते हैं, और एक जगह छत्रपति शिवाजी महाराज होते हैं और वहां पर वो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं। और एक रामायण को लिखने के पश्चात, तुलसी रामायण के पश्चात, तलवार की नोक पर यह धर्म परिवर्तन भी किया जाता था, लेकिन रामायण नहीं लिखा होता तुलसीदास जी ने, तो आज हिंदुस्तान में कितना धर्म परिवर्तन हो जाता कि हरेक के मुख में तुलसी रामायण की पंक्ति थी। तो ये वही से जन्मा है कि मैं कौन हूं, और हरेक व्यक्ति ने वही कार्य किया है। और आज वहां से लेके, मतलब मैं सरदार पटेल जी की बात करूंगा कि उन्होंने, मतलब इस देश को पुनः एक बार, जो चर्चिल का स्वप्न था, इस देश को खंड खंड में ही बांटना, जो 2500 वर्ष पूर्व चाणक्य ने किया, जो 5000 वर्ष पूर्व मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं, जो कृष्ण ने किया, जो भगवान रामचंद्र ने भी वही किया, भाषा भूषा पंथ जो भी है वो सब भूल के एकत्रित किया। उसके बाद कृष्ण ने किया, उसके बाद चाणक्य जी ने किया, और चाणक्य के बाद अगर किसी ने इस देश को एकत्रित किया हो और सांस्कृतिक और इस देश को नवोत्थान की यदि किसी ने स्वातंत्र उत्तर शुरुआत की हो तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मैं कौन हूं, हम कौन हैं, हमको कहां जाना है, तो पहली बार हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में सोमनाथ। वो सोमनाथ का मंदिर 17 बार विधर्मियों ने तोड़ा, लूटा, और उसके बाद स्वतंत्रता होने के बाद नहीं, ये सांस्कृतिक उत्थान है, ये भारत का मूलाधार है, इसे पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और वो उन्होंने संकल्प लिया। भले पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध था, लेटर लिख के उन्होंने कहा था कि मत जाइए राजेंद्र प्रसाद जी को, लेकिन उन्होंने किया। ये जो आप कह रहे हैं ना नवोत्थान, और इससे मुक्त हो पाए। कल मीनाक्षी जैन जो मशहूर इतिहासकार हैं वो भी इसी मंच पर थी, मनोज जी, और जब वो अपनी बात बता रही थी, वो ये कह रही थी कि जब मैं इतिहास लिखना चाह रही थी तो मुझे ये मन में संकोच था कि कैसे मैं विश्वविद्यालय की कक्षा में जाकर ये बताऊंगी कि मैं इतिहास लिखना चाह रही हूँ, और इतिहास जो सत्य है वो लिखना चाह रही हूँ, वो इतिहास नहीं जो लिखवाया गया है। मैकॉले की शिक्षा पद्धति पर बात होनी चाहिए। मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने कैसे हमारे मन में ये संकोच भर दिया कि जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो अंग्रेजीदा है, वो जो है बेहतर है हमसे। संस्कृत अपनी प्रादेशिक भाषाओं का गौरव रखने वाला वो निम्न है। ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने हमारे मन मस्तिष्क में भर दिया। आज इसलिए हमें उस नवोत्थान पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि हमें हमारी संस्कृति का बोध होना क्यों आवश्यक है। राजीव जी, ये जो कलावा मैंने पहना हुआ है, शायद आज से
20 साल पहले कि मैं भारत की कल्पना करूं तो कलावा पहनने का भी संकोच था कि कलावा पहन के कोई टीवी पर कैसे जाएगा, तिलक लगाकर कोई कार्यक्रम कैसे करेगा, गले में अगर तुलसी की माला होगी, कंठी की माला होगी, तो सोहर नहीं गाने दिया गया क्योंकि ये अयोध्या की कहानी कहता है, या राम और सीता की कहानी कहता है, तो वो भी एक संकोच था। लेकिन ये संकोच धीरे धीरे मिटता चला गया और आज ये संकोच जो है वो इतिहास बन गया है। ये संकोच कैसे खत्म हुआ? जी धन्यवाद मीनाक्षी जी। मुझे लगता है कि ये जिस संकोच की आप बात कर रहे हैं वो एक बाहरी आवरण था, केवल एक अवसर चाहिए था उस राख को हटाकर जो अंदर की चिंगारी थी उसको बाहर निकालने। जैसा मनोज जी ने बताया कि इस देश की मिट्टी में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि पैदा तो राम हुए, पैदा तो कृष्ण हुए, मगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने और श्री कृष्ण जो है वो युगावतार श्री कृष्ण बने। तो वो इस धरती के कारण बने, माने वो उनका जो जन्म हुआ वो एक साधारण बालक की तरह ही हुआ, परंतु वो समय के साथ साथ वो भगवान का स्तर जो है वो नर से नारायण की उनकी एक यात्रा थी। भारत भूमि में जो एक मौलिक संस्कार है इस भूमि का, वो मौलिक संस्कार समाप्त नहीं होता है कभी भी, वो रहता है। वो उस पर कुछ आवरण आ सकता है, उस पर कुछ परिस्थितियों के कारण से व्यक्ति उसको छुपा सकता है, परंतु अब देखिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। 31 दिसंबर को पुराना साल ग्रेगोरियन कैलेंडर का खत्म होता है, 1 जनवरी को प्रारंभ होता है। अभी कुछ वर्ष तक क्या था कि 31 दिसंबर को रात को 12 बजे खूब मस्ती और सब प्रकार का व्यभिचार ये होता था। मगर आज आप किसी भी मंदिर में जाइए, आप मंदिर में जाकर के 1 जनवरी की पहली किरण के साथ में जो लोगों का तांता लगता है देव दर्शन के लिए, आप वो देखिए। एक ये आज से 20 वर्ष पहले आप किसी से विक्रमी संवत की बात करते थे या विक्रमी संवत की शुभेच्छा प्रेषित करते थे तो रिएक्शन आता था कि यार ये कौन सा तुमने एक नया साल मनाना शुरू कर दिया है। मुझे ध्यान है कि शायद लगभग 2008-9 में हम कुछ मित्रों ने प्रारंभ की एक प्रयास किया कि विक्रमी संवत वाले दिन अपनी गाड़ी पर नववर्ष की शुभकामनाओं का एक छोटा बैनर लगाएंगे और दिल्ली में कनॉट प्लेस का केवल एक चक्कर लगा करके वापस आए। तो उसमें ये बाकियों को वो ये अब कौन सा नववर्ष प्रारंभ हुआ, मगर आज देखिए आज लोग नववर्ष की शुभकामनाएं 1 जनवरी को भी देते हैं और जिस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है उस दिन भी देते हैं, दोनों दिन देते हैं। तो वो जो भाव मन में एक सुप्त भाव था जो कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा पद्धति के कारण से या जिसकी कुछ अनदेखी हुई, स्वभाषा की अनदेखी हुई, जैसे आपने अभी बताया, तो अंग्रेजी बोलना एक सम्मान का विषय माना जाने लगा और जो अपनी स्थानीय भाषाएं हैं उनको उनमें बात करना, उनको उनमें बोलना अपने आप में, परंतु अब धीरे धीरे करके एक सतत प्रयास इस संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी इन शब्दों का फिर से गुंजायमान हुआ। मनोज जी, तुष्टीकरण की राजनीति के भेंट चढ़े हुए उन शब्दों का फिर से लोकतंत्र के मंदिर संसद में गुंजायमान होना ही हमारी संस्कृति के बोध की तरफ हमें लेकर जाता है कि अब हमारे देश में, हमारे समाज में तुष्टीकरण की भेंट हमारी कि हम कौन हैं। अगर हम दुर्गा के 10 हाथों के अंदर
जो वो शस्त्र धारण करती हैं, जो वो शास्त्र धारण करती हैं, अगर हम उसका उल्लेख कर रहे हैं तो हम हमारी संस्कृति का गौरव कर रहे हैं, हम अपनी मातृभूमि का गौरव कर रहे हैं। और मातृभूमि का गौरव करने का अर्थ ये नहीं कि हम केवल हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों का गौरव कर रहे हैं, ये आत्मबोध, क्या आपको लगता है आप तेजी से आगे की तरफ समाज को अग्रसर करते हुए ले जा रहा है? निश्चित रूप से ये जागृति तो हो चुकी है निश्चित रूप से, और मुझे ऐसा लगता है कि जो नई शिक्षा पद्धति आई है, या हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी 2020 में नई शिक्षा पद्धति फ्लोट की, वो नई शिक्षा पद्धति में मातृभाषा, माँ, मिट्टी और मातृभाषा, ये तीनों को प्राधान्य दिया गया है। और जिसे हम आज महिला सशक्तिकरण के नाम से देखते हैं, तो हर घर में, हर घर की महिला, ये माँ जो होती है वो पहली गुरु होती है, वो सरस्वती भी है। वो जब विवाह करके जाती है घर में, ओके, तब वो दुर्गा भी है और वो चंडिका भी है और लक्ष्मी भी है। तो आज वो भी अपने तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए तत्पर है। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये जो शुरुआत हुई है पिछले कई वर्षों में, कि आत्मबोध कि ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरे राष्ट्र को संरक्षित रखना है, चाहे वो सांस्कृतिक, चाहे वो हमारी परंपराएं हो। जैसे पुलिस सर ने कहा कि 31 यानी दारू पीने का अलिखित लाइसेंस है। ओके, और 31 मनाना यानी स्वैराचार करना, स्वैराचार करने का एक लाइसेंस नहीं है। कुछ भी करो, आप घर के बाहर नहीं निकल सकते बड़े बड़े शहरों में, ऐसी स्थिति थी। तो वहां आज वो लोग जाते हैं मंदिर में कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊंगा, कि मैं अयोध्या के मंदिर में जाऊंगा, कि मैं काशी विश्वनाथ जाऊंगा। ओके, तो आज जो युवा पीढ़ी भी है वो भी धीरे धीरे समझने लगी है। लेकिन ये आत्मबोध पर जो राख थी ना, वो थी शिक्षा पद्धति, ऐसा मैं मानता हूँ। जो पिछली शिक्षा पद्धति थी, मैकाले की शिक्षा, हाँ मैकाले की, और उसके बाद जो भी शिक्षाएं आई, वो बच्चा जो पढ़ रहा है उसका, ठीक है, विश्व का ज्ञान होना चाहिए, उसका और फ्रेंच क्रांति का क्या मतलब है, संबंध क्या है? मेरे यहाँ यदि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितने भी युद्ध जीते, वो जो स्ट्रैटेजी थी, वो जो उनकी मैनेजमेंट की पद्धति थी, वो जो चाणक्य की नीति और सारी नीतियां जानकर, संतुलन रखकर, मतलब आत्मसंतुलन, जिगीषु वृत्ति और हिंदवी स्वराज, कुछ नहीं है, कुछ नहीं था उनके पास। वो युवाओं को प्रेरणा देने वाले, उनके बारे में कुछ नहीं है। एक छोटा सा पैराग्राफ मैं किसी उसका नहीं कह, मतलब हर जगह पर आप देखो, हर प्रांत में एक ऐसा योद्धा हुआ है कि जिसने मातृभूमि के लिए कुछ किया है। वो नहीं था शिक्षा पद्धति में, और इसीलिए वो आत्मबोध का साक्षात्कार होना वो नहीं हो रहा था। लेकिन आज चाहे राजकीय परिस्थिति बदली हो, चाहे मैं कहता हूं कि सांस्कृतिक परिस्थिति बदली है, नवोत्थान की बुद्धि जागृत हुई है, ज्ञान तो था ही हमारे पास, लेकिन वो जो ऊपर की राख थी वो उठ रही है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत आशावादी हूँ, मैं बिल्कुल निराशावादी नहीं हूँ किसी भी चीज में। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले कुछ साल में हम स्वयं का भी आत्मबोध करें कि हम एकत्रित रहें, किसी भी प्रकार का वाद,
चाहे वो भाषावाद हो, चाहे वो जातिवाद हो, या किसी भी, हम एकत्रित नहीं थे इसलिए लोगों ने हम पर राज किया। और ये जो आत्मबोध है वो सबको, चाहे वो आप जेनजी व्याख्या के रूप में उनको कहें, उनको अच्छा लगता है बच्चों को आजकल ये बोलना, लेकिन उनको भी ये समझ में आने लगा है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी दो बातें जो आपने कही, जिसमें से एक शब्द था जेंसी का और एक था जो हमारे मंदिर हैं। मंदिर आपने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया, मुझे अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर याद आ गया। और मेरे अपने अनुभव में मनोज जी, मंदिर की जो पहली नींव रखनी थी, उस दौरान भी मैं अपने चैनल के रिपोर्टिंग की वजह से ही वहां पर मौजूद थी। फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी मैं अयोध्या में थी। जब धर्म ध्वजा वहां पर लहराई गई, तब भी मैं अयोध्या में थी। जब राम नवमी का अवसर था, तब भी मैं अयोध्या में थी। जब राम सीता विवाह का अवसर था, तब भी मैं अयोध्या में थी। अब तो मुझे गिनती करना ही मैं भूल गई हूं, मैं कितनी बार अयोध्या जा चुकी हूँ। और मुझे ये बताते हुए बड़ी गर्व की अनुभूति होती है, और आप सब लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जब संस्कृति का बोध होता है और संस्कृति में भक्ति और जब शौर्य के संगम के साथ ये बोध होता है, तब क्या होता है? तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। और मंदिर का बन जाना केवल वो नहीं है कि हमें हमारी सांस्कृतिक चेतना जाग रही है। मंदिर के बन जाने से वो समाज को क्या देता है, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। मंदिर निर्माण के बाद, प्रीति जी, मनोज जी, हमारे दो और यहाँ पे साथी हैं, मंदिर निर्माण के बाद से 64 लाख से अधिक दर्शनार्थी उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। वो फिर चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ का दर्शन करना हो, पर्यटन इतनी रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है। और 2028 तक पर्यटन अर्थव्यवस्था 18,000 करोड़ तक पहुंचने का ये अनुमान रखा गया है। तो जब सांस्कृतिक चेतना हमारी बलवती होती है, तो ये समाज को कैसे लौटाती है? क्योंकि वहां पे सिर्फ मंदिर नहीं बना, वहां पर उद्योग आए हैं, वहां पर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस बूम किया है, वहां पर छोटे छोटे जो अपनी दुकानें लगाने वाले हैं, फिर चाहे वो फलों की दुकानें लगाने वाले हों, वहां पर भी उन्नति हुई है, वो शहर विकसित हुआ है। तो जब सांस्कृतिक बोध बढ़ता है, तब क्या होता है? इसका एक और उदाहरण देती हूँ। आपने जो जेंसी की बात कही, राजीव जी, जेंसी करके ये टर्म इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि नेपाल में क्रांति आ गई। अब उस क्रांति का क्या फायदा हुआ वो तो नेपाल वासी जाने, लेकिन असली जेंसी क्या होता है? ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया में न्यूडिटी की भरमार है, तब हमारा 19 वर्षीय देवव्रत रेखे 2000 मंत्रों का अनवरत कंठाभ्यास करने के बाद उसका उच्चारण करता है, वो वेद बनता है, वो वेद परायण बनता है। राजीव जी, ऐसे भी जेंसी हमारे देश में है, उनके लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं। हमारा देश बदल रहा है। केवल इतना ही नहीं है, ये आज एक बड़ा वर्ग है जो 21-22 साल से लेकर के 30 वर्ष तक का है। वो केवल धर्म और संस्कृति के लिए ही नहीं, वो जो नवाचार है, जो जिसको आज आप स्टार्टअप कह रहे हो, आप वो स्टार्टअप में भी उसकी एक बहुत बड़ी संख्या है। उस पर बाद में आता हूँ। पहले थोड़ा सा ये जो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन है, ये आंदोलन केवल माने मंदिर का जो निर्माण है, ये मंदिर का निर्माण केवल जो अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका शिलान्यास, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा, ये केवल वही नहीं है, ये उसकी परिणति है। आज शादी में 3 पीस सूट टाई वाई लगा करके घूमने वाले कम मिलते हैं। अच्छे सुंदर बढ़िया से बढ़िया कुर्ता पजामा पहन करके लोग घूमने वाले, भारतीय परिधान पहन करके घूमने वाले अधिक दिखते हैं। तो हम जैसा दिखाएंगे, जैसा बताएंगे, समाज बनने को तैयार है। आप भारतीयता के नाम पे दीजिए, अच्छा दीजिए, अच्छा परोसिए। अच्छा, मैं एक उदाहरण, और मैं तो फिल्म बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, वो क्या है कि मेरे को थोड़ा 15-20 मिनट ना वो मशीन गर्म होने वार्म अप होने में ब्राह्मण कोई लाल, आप सब कुछ समान, समता
उस विश्वास के साथ बस ईश्वर को केंद्र में रखकर आप अपना कर्म करते जाएं। आज यही समझने की आवश्यकता है। और अभी ओटीटी कंटेंट के बारे में, फिल्मों के कंटेंट के बारे में बोला, अच्छा बड़ा अच्छा लगता है ना मनोज जी, मैं जो सोशल मीडिया पे डिस्कोर्स सुनती हूँ उसमें क्या है कि अगर धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास फैला रही है फिल्में, अगर वो आ जाती है तो बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन धर्म के नाम पर जो फिल्में कट्टरता का पर्दाफाश कर रही हैं, जो आतंकवाद धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है उसका पर्दाफाश करती है, उसकी पोल खोलती है, फिर बड़ी असहजता हो जाती है समाज में। ये जिस इंडस्ट्री से आप भी आते हैं, भारतीय सिनेमा जगत से आप आते हैं, वहां पर भी क्या ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं? नवोत्थान जब होता है ना, तो राजकारण, समाजकारण, न्यायकारण और अर्थकारण ये सारे दुरुस्त कर देता है। तो वो दुरुस्ती का काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कि एक फिल्म थी दीवार, उसमें हमारे सती के महानायक माँ उनको प्रसाद देती है, वो प्रसाद दुष्कारते हैं और बिल्ला दिखाते हैं 786 का। ठीक है, जिन्होंने उस समय लिखा था कि क्या हुआ है कि तुष्टिकरण और तुष्टिकरण का जो विस्तृतीकरण फिल्मों तक आया, वो इतना भयानक तरीके से आया। उसका ही ये परिणाम थी इस प्रकार की फिल्में कि टीका लगा के वो विलन होगा, या तो कोई लाला होगा या पंडित होगा जो दुराचारी होगा। ठीक है, समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, पर विशिष्ट पद्धति से उनको वो मुझे लगता है 2000 में खत्म भी हो गया वो ऑलमोस्ट। कहीं कहीं चल रहा था, ऐसा नहीं है, मैं ना नहीं बोलता। लेकिन जब से इस प्रकार की फिल्में बनने लगी, ये असत्य था, उसे जब सत्य कहने की बात, जब वो क्या बोलते हैं उस वो मिरर दिखाने लगा सिनेमा, कश्मीर फाइल आई तो बोले प्रोपेगेंडा फिल्म है। ओके, फिर उन्होंने एक अच्छा एक नामकरण होता है ना 12वें दिन, वैसे एक नामकरण दे दिया कि ये प्रोपेगेंडात्मक फिल्म है, क्योंकि और कोई कारण नहीं है दूसरा कुछ लेना। तो वो तो सत्यता बताई। बंगाल फिल्म, उसमें भी जो था वो तो इतिहास था। हमारे यहाँ जब से स्वातंत्र मिला तब से लेके एक इंस्टीट्यूट बनाई गई, उसमें से सारे बुद्धिजीवी कुक किए गए, जैसे वो पोल्ट्री में बनते हैं ना, लाइट लेके अंडे बनते हैं और फिर तैयार होते हैं वो मुर्गी, व्हाटएवर जो भी है, क्या बोलते हैं, बॉयलर। तो उसमें से एक धारा निर्माण हुई, फिर उसमें से उन्होंने नवोदित इतिहासकार भी निर्माण किए। उन्होंने जो इतिहास लिखा वो एमए की पुस्तक, एमए में पढ़ा रहे थे, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। और जब मैंने चाणक्य किया तब मैंने उनको पढ़ा और उनको साइड ट्रैक किया, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आर्यों के खंडों के इतिहास है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है चाणक्य के पहले जी, मैं आता हूँ फिल्मों पे भी आता हूँ, लेकिन मैं प्रवाह में यहाँ गया हूँ। तो मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस ऐसा नाटक है कि चाणक्य के कालखंड के 1300-1400 वर्ष के बाद लिखा हुआ नाटक है, तो वो प्रमाणित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त लिखा है। हमारे विष्णु पुराण में वो उल्लेख है कि विष्णु का एक ऐसा अवतार होगा जो एक दासी पुत्र को भारतवर्ष का सम्राट बने, ये विष्णु पुराण में उल्लेख है। अब ये सब कुछ करने के बाद
4 वर्ष लगे लिखने के लिए। हमारे मित्र मिहिर भूता है, उन्होंने, और हमने साथ में यही था, 4 वर्ष एक ही ध्यास था। उसके बाद वो नाटक बना, वो आज 37 वर्ष चल रहा है। जो चाणक्य सीरियल की बात की, वो उसमें भी मैं था। उनको भी बहुत समय लगा, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं कि जिसने सावरकर जी पे फिल्म बनाई, उसको भी बहुत, जो सावरकर जी ने कष्ट झेला इस राष्ट्र के लिए, वो जो सावरकर फिल्म बनाई अपने रणदीप हुडा साहब ने, उसको भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा। हमारे चंद्र प्रकाश जी को भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा। चाणक्य सीरियल करते वक्त वो तो बोल रहे हैं 47वें एपिसोड में ही बंद कर दिया। मैं उस समय बाजीराव पेशवा पे सीरियल, मैंने बाजीराव पेशवा का रोल किया था मराठी में, वो सीरियल भी 22वें एपिसोड में बंद की गई। जो आप बता रहे हैं ना कि अपनी गायिका मालिनी अवस्थी जी का गाना बंद करवा दिया, तो ये सीरियल भी बंद कर। तो ये तुष्टीकरण का विस्तृतीकरण जो हुआ, वो विस्तृतीकरण फिल्मों तक भी आया था, सब जगह आया था। क्योंकि मतलब हमारे पास उदाहरण है कि किशोर कुमार को भी वो गाना आंधी फिल्म पे बंदी लाई थी, सब कुछ था। ये सारा इतिहास है, ये कोई मैं उसका रिपीटेशन नहीं कर रहा हूं। लेकिन सत्य बताना यदि प्रोपोगंडा है, तो मैं मानता हूं हाँ है ये प्रोपोगंडा। आपको जो मानना है जी, लोग बोलते होंगे, लेकिन अच्छी फिल्में वो लोग देखने जाते हैं। मैंने आर्टिकल 370, मतलब जो काम सरदार पटेल जी ने इतने वर्षों तक किया, और जो मतलब चाहे भोपाल हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कश्मीर हो, उनको क्या क्या झेलना पड़ा है, उसका एक नाटक महानाट्य भी मैं कर रहा हूँ, वो जनवरी में आएगा। मैं ये कहने जा रहा हूं कि वो 370 धारा जो उस वक्त अधूरी थी, वो नवोत्थान में आज 370 को रद्द करके कश्मीर भी पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हुआ और भारत इसके 2 ध्वज नहीं रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी फिल्में बनाने का जोश, होश और सामर्थ्य, ये भी फिल्म मेकरों में आ चुका है। और एक उदाहरण आप अपनी बात को इसी में बढ़ाइएगा फिर, कि कई बार क्या होता है कि किसी एक तरीके का विषय जब इंडस्ट्री में चल पड़ता है, तो फिर वहां से फिर लोग अर्थ देखते हैं कि कितनी कमाई हो रही है, तो फिर उसी तरीके की फिल्में बार बार बनने लगती हैं। लेकिन जब आप अपनी सांस्कृतिक चेतना को अपने आधार में रखकर ऐसा कंटेंट दर्शकों को परोसते हैं जिसमें आपकी सिनेमैटिक स्किल्स भी दिखाई देती हैं, वो दर्शक पसंद करते हैं। और इसका एक उदाहरण कंतारा है, जिसमें आप लोक देवता की बात कर रहे हैं, जिसमें आप प्रकृति की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रकृति और मनुष्य के बीच में संतुलन होने की बात कर रहे हैं। कोई न्यूडिटी नहीं है, आप अपनी लोक संस्कृति को दिखा रहे हैं। और ऐसी फिल्में भी दर्शक इतनी पसंद करते हैं कि ये फिल्म जिस बजट में बनी उससे 25% अधिक का बजट इसने कमाई की इस फिल्म में। तो कंतारा जैसी फिल्में जब लोग एक्सेप्ट करते हैं, जब धुरंधर जैसी फिल्में लोग एक्सेप्ट करते हैं, जब आर्टिकल 370 जैसी फिल्में लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो ये नवोत्थान है जो आप कह रहे हैं मनोज जी। मुझे आप ही की बात में ये बात ध्यान आ गई, इसलिए मैंने रखा। और ठीक वैसे ही हम OTT प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, महाभारत पर कार्टून कंटेंट के ही साथ सही, लेकिन बच्चों को कम से कम महाभारत की कहानियां तो बताई जा रही हैं, रामायण की कहानी तो दिखाई जा रही है, कृष्ण की लीलाएं तो दिखाई जा रही हैं। ये परिवर्तन आया है उसी OTT कंटेंट में जहां पर न्यूडिटी के भरमार है, ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये नवोत्थान है। निश्चित रूप से। देखिए, हमें हमारी संस्कृति हमें ये कहती है कि हमें व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास ने जितनी भी कहानियां लिखी है उसका ही पुनरावर्तन है विश्व की। कोई भी कहानी ले लो आप, चाहे वो गॉडफादर ले लो, चाहे वो आज की कोई भी फिल्म लेकर दे लो, आपको वही दिखेगा। तो भारतीय
संस्कृति या भारतीय मूल ये सिखाता है कि हमें व्यास चाहिए, हमें हव्यास नहीं चाहिए। तो ओटीटी में महाभारत हो चाहे आई थिंक मेरे ख्याल से रामायण पर भी एक जापानीज भाषा में बहुत सुंदर है जापानीज भाषा में जी। तो अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी रामायण पे भी कोई फिल्म बना रहा है। अभी मुझे नहीं मालूम कौन कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं और ईश्वर को और भगवान प्रभु रामचंद्र को प्रार्थना कि वो अच्छी बने। तो ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। और आपने बोली भेड़ चाल की बात, वो पैसे अर्थ का। तो ऐसा है कि क्या था कि पहले था सिंगल प्रोड्यूसर, एक व्यक्ति था प्रोड्यूसर, ओके। उसके बाद में फिर स्टूडियोज बने, अभी कॉर्पोरेट सेक्टर्स बने। तो हुआ है ये कि वो अरे ये चल पड़ी है। पहले क्या होता था, सिर्फ प्रपोजलें बनती थी, मेरे पास ये एक्टर है, मेरे पास ये डायरेक्टर है, मेरे पास ये टीम है, चलो बना दे। तो पहले क्या होता था कि साउथ की फिल्में या वहाँ की अपने प्रदेश की कोई भी बेस्ट फिल्म है ट्रांसलेट होके बनती थी, सीधे सीधे फ्रेम टू फ्रेम बनती थी, ओके। कई गाने भी ऐसे फ्रेम टू फ्रेम बन गए। कम से कम एक अच्छी फिल्म लिखने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं, 2.5 से 3 साल। अब कंतारा फिल्म की बात की आप, जो दक्षिण में जिस प्रकार की फिल्में बनती है और जिस प्रकार का वो विषय लेके आते हैं, वो कम से कम 3-3 साल अध्ययन होता है उसका। तो कंतारा मूल की फिल्म है, मिट्टी की फिल्म है, हमारी धरोहर की फिल्म है, हमारी परंपरा की फिल्म है। तो लोगों ने इतने से बजट में बनी हुई फिल्म को 300-400 करोड़ में पहुंचा दिया। अब सारी भाषा में ये डब होके आती है, अच्छी बात है कि हमारी विविधता में एकता है। हमारी संस्कृति की डोर तो एक ही है, जो धागा है वो तो एक ही है, लेकिन भाषा और कल्चर से तो हम एक ही है ना। हमारा कल्चर अलग नहीं है, भले भाषाएं अलग होगी, बोली अलग होगी, लेकिन कल्चर का जो तंतु है वो तो एक है। तो इसलिए वो फिल्म सारी भाषाओं में भी, दक्षिण की फिल्में भी सारी भाषाओं में डब होती है, हॉलीवुड की फिल्में भी सारी भाषाओं में डब होती आती है, सब भाषाओं में। और रीजनल फिल्म भी अच्छी बनती है, चाहे मराठी में अच्छी फिल्में बनती है, गुजराती में भी एक फिल्म है लालू करके बनी है। श्री कृष्ण की ही बात छोड़। जब हम सांस्कृतिक नवोत्थान की बात करते हैं, वो नवोत्थान छोटी इकाई घर से शुरू होता है, फिर घर से वो समाज और समाज से देश यहाँ तक पहुंचता है। जननी हमारी माँ की, हमारी बहनों की, उनकी क्या भूमिका है इस नवोत्थान में? आपको छोटा सा उदाहरण कि संघ ने 6 भय का एक सूत्र दिया है, तो हम उसको सूत्र को अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। 6 भय में भाषा, हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा सिखाएं। जो एक प्रचलन चल गया कि हम अंग्रेजी माध्यम में उनको पढ़ाते हैं, अंग्रेजी से नहीं बात करते हैं। आजकल की माओं को बुरा लगता है कि उनके बच्चे को इंग्लिश में बात करनी नहीं आती, वो हिंदी में बात करने को उन्हें बढ़ावा नहीं देती हैं। फिर दूसरा है वेशभूषा। वेशभूषा आजकल हम देखते हैं कि सब बच्चे मॉडर्न कपड़े पहनने लगे, कहना चाहिए, या पश्चिमी सभ्यता वाले कपड़े पहनने लगे। तो हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए कि वो हमारे जो पुराने, अपने पुरातन कपड़े हैं, या पुरातन नहीं कहना चाहिए, हमारे जो सांस्कृतिक वाले जो कपड़े हैं उनको हम पहने। दूसरा है भोजन। आजकल आप देखेंगे सब बच्चे चलने लगे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, अनाज शनाब जितना मिलता है। तो आजकल देखेंगे तो हमारे देश में इतने प्रकार के भोजन है, ऐसा माना जाता है कि हमारा हर 10 किलोमीटर में भोजन बदल जाता है। तो क्यों ना हम उन पश्चिमी भोजन को की जगह अपने देश के ही सभी भोजन को करें। चौथा है भ्रमण। भ्रमण मतलब कि हम विदेशों में ना जाकर अपने ही देश में इतने अच्छे अच्छे स्थान हैं, क्यों ना हम उस पर भ्रमण करें। काशी, अयोध्या इसी से आए हैं। आप हमारे ईस्ट को ले लीजिए, इतना सुंदर है कि हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। काश्मीर हमारा कहते हैं कि जब भूमि पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो काश्मीर है, तो हमें वहाँ पे भ्रमण करना चाहिए। दूसरा है भजन। भजन के लिए कि हमें अपने
बच्चों के साथ बैठकर कम से कम रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार हम सब मिलकर साथ में प्रीति जी, ये भजन काम करें। तो भजन वाला चल रहा है। कल रात को मैं किसी कार्यक्रम में गई हुई थी, वहां से मैं लौटी और मनोज जी मुझे घर पहुंचते पहुंचते 11 बज गए और कमरे की लाइट ऑफ। मैं सोचूं ये मेरी बेटी क्या गा रही है, तो कहती जय राम सिया राम जय जय राम। वो 3 साल की है। मैंने अपने पति से पूछा, अखिलेश जी से, अखिलेश जी क्या सिखा रहे हैं आप? कहा कि कुछ नहीं, आपका इंतजार करिए, जय राम सिया राम जय जय राम गा रही है। अभी तो भजन ये काम क्लबिंग हो रहा है। भजन क्लबिंग का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। भजन क्लबिंग, भजन किट्टी, हाँ भजन किट्टी, भजन क्लबिंग, उसको एक बड़े स्थान पे बड़ा हॉल, एक बड़ा स्टेडियम, अभी दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम है उसका, भजन क्लबिंग का। आप देखो तो पुरातन क्या था, दिन भर काम करके आए। अब जो जितने लोग भारत मूल के, भारत से बाहर गए, उन्होंने अपनी धर्म संस्कृति बचाने के लिए दिन भर काम करते थे, लेबर करके, गिरमटिया जिनको बोलते हैं, दिन भर लेबर करते थे, शाम को भजन करते थे। तो अब वही प्रोसेस अब दोबारा, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब जो है, इसके कारण से एक प्रतिबिंब जी से मेरा निवेदन है, आपने इस वर्ष दांडिया किया है, अब थोड़ा भजन क्लबिंग शुरू कराइए आप ही लोगों को। आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए जिसमें टिकट और आज राजीव जी सबको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। आप भजन क्लबिंग चालू कराइए। आप मैं बार बार कृपा शंकर जी भाई साहब, मैं उनसे पूछता हूँ तो भाई साहब इतने वर्ष से हम ये वर्ष चला रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है? तो मैं आज वाले का तो मैं 2 टेंजिबल इम्पैक्ट जो है वो मैं देख करके जा रहा हूँ। एक मनोज जी जो है वो एक नाटक, एक बढ़िया श्री राम जन्मभूमि पे, और प्रतिबिंब जी जो है एक बढ़िया भजन क्लबिंग। हाँ, तो ये भजन क्लबिंग का कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल लेटेस्ट शुरू हुआ है। वीकेंड के ऊपर शाम को आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे इधर उधर बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं, किसी चाय की दुकान पे बच्चे बैठ के हनुमान चालीसा और बाकी सब भजन गा रहे हैं। आप जो बात बता रहे हैं उसे सुनकर समझ स्टेडियम हायर करके 5,000 कि सांस्कृतिक नवोत्थान हो रहा है। हाँ। भजन क्लबिंग की बात हो रही है यहाँ, ये सांस्कृतिक नवोत्थान की बात हो रही है। मेरा आपसे भी ये जो प्रश्न है कि परिवर्तन स्वयं से शुरू होता है, पहले खुद बदलते हैं, परिवर्तन व्यक्ति अपने अंदर कैसे ला रहा है, जो आप अपने आसपास और समाज में देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि यहाँ सभी जितनी भी आज जी आगे आवाज आ रही, इस विषय पे बातचीत हुई है, उसमें एक बात सामने आई है कि जो आज हमारी जितनी भी युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी में बदलाव हो रहा है। बदलाव की जो बहार है वो चल चुकी है, और ये हम सब लोगों के घर से ही शुरू हो रही है। जो भी संघ के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे पहले बदलाव वहीं से शुरू हो रहा है। हम सब लोग अपने बच्चों को, जैसे धन जी ने भी बताया कि कैसे हफ्ते में एक दिन बैठ के सब लोग एक साथ भोजन करें। जो हमारी जितनी भी पुरानी मान्यताएं थी, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी, उसको लेके हम लोग चले। मेरी एक छोटी पोती है, अनिल जी डॉक्टर साहब हमारे कोच हैं, वो इतना लंबा शंख तो नहीं बजाती है जितना अनिल जी बजाते हैं, पर अच्छा खासा शंख बजाते हैं। घर में रोज शंख बजता है, और वो भी एक तीसरी जनरेशन के द्वारा। मैं ये मानता हूँ कि एक बदलाव की बहार है और ये चल रही है, और ये निरंतर समय अनुकूल है, ये निरंतर आगे बढ़ेगी। ये जो आज का हमारा विषय रहा, और जब हम नवोत्थान का प्रयास पहले अपने ऊपर होना चाहिए। पहला केंद्र जो बदलाव का है वो हम खुद हैं। जैसे मैं वो कोशिश कर रही हूँ मनोज जी कि मैं योग के जरिए अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर एक ऐसी चेतना जागृत कर दूं जहां उन्हें ये महसूस होने लगे अगर योग नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अगर अपने ऊपर संयम नहीं किया तो समाज में संयम आप क्या करेंगे? अगर खुद को संयमित नहीं किया, खुद को अगर योग निष्ठ नहीं किया, तो आप दूसरों को किसी भी तरीका का ज्ञान देने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बड़ी अच्छी एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, दीवार पे लिखी हुई थी, कृपया यहाँ ज्ञान ना दें, यहाँ सब ज्ञानी है। क्या है
किसी ने जो प्रश्न पूछा वो प्रश्न किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए पूछा। जिन इतिहासकारों की निष्ठा उनके चरणों में थी उन्होंने वैसा काम किया। मैं बात निष्ठा की कर रहा हूं। निष्ठा की आज इतनी क्या बोलते हैं, बहुत ही हमें कम जगह दिखती है निष्ठा, समर्पण भाव, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई थी कि ये सीखूंगा तो ये मैं काम करूंगा। आज स्किल ओरिएंटेशन हो गया।